write today's heading. It is linear momentum. Linear momentum. एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो जब रोटेशनल मोशन बढ़ते हैं उसमें आता है। क्योंकि 9th क्लास में हम स्पेसिफिकली कौन सी तरह का मोशन पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का? रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर मतलब कि जब सीधा सीधा बॉडी चल रही है तो उसमें किस तरह के मोशन में कौन सी फोर्सेस हैं, किस तरह से फोर्स लग रही है, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ 9th ग्रेड के पर्सपेक्टिव से। फैंस ऑन कर लो, ऐसे क्यों बैठे हो? तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी सीधा सीधा चल रही थी वो क्या इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है, क्या इम्पैक्ट कर सकती है। रजे दोनों अपने कैमराज ऑन करके बैठो एक बार, अरिहंत और जबजोत। ठीक है, तो जब मोमेंटम है उसके पास, मोमेंटम का एज सच आप मतलब समझ सकते हो इम्पैक्ट, कि वो अपने साथ एक इम्पैक्ट कैरी कर रही है। मतलब जैसे ही दो बॉडीज़ आपस में टकराएंगी, डेफिनेटली एक बॉडी अपना इम्पैक्ट दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र करेगी, हाँ या ना? ऐसा होगा नहीं होगा? अगर मैं जस्ट अपना हाथ पोडियम पे ज़ोर से मारता हूँ तो मैंने पोडियम पे क्या ट्रांसफ़र किया है? अपना इम्पैक्ट ट्रांसफ़र किया, राइट? तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है तब वो क्या कैरी करती है अपने साथ? एक इम्पैक्ट कैरी करती है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में मोमेंटम बोल देते हैं। जैसे समझना ध्यान से, कोई भी बड़ा ट्रक है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आ रहा होगा, क्या तुम उसको रोकने की हिम्मत करोगे? करोगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें पता है कि उसको रोकने के लिए तुम्हें बहुत जान लगानी पड़ेगी, नंबर एक। और अगर तुम जान नहीं लगाओगे, अल्टीमेटली लगा भी दोगे तब भी नहीं रोक पाओगे, राइट? क्योंकि उसका खुद का जो वो कुछ कैरी कर रहा है, क्योंकि चल के आ रहे तो कुछ ना कुछ उस पर प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो? इम्पैक्ट। वो मेरे को मेरा कचुम्बर निकाल सकता है अगर मेरे ऊपर से निकल जाए तो वो जो प्रॉपर्टी वो कैरी करता है अपने साथ, क्योंकि वो सिर्फ चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट, मतलब मोमेंटम। ठीक है, अगर वो खड़ा होता जस्ट तो तुम्हें डर था उससे कुछ? उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी तो तुम्हें उससे कुछ डर नहीं था, खड़ा है अपना। पर जैसे ही वो चल के आ रहा है तुम्हारे पास, वो क्या कैरी कर रहा है अपने पास? मोमेंटम, इम्पैक्ट कैरी कर रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं तुझे जैस्मीन एक बॉटल के ढक्कन से मारूं, जो बॉटल की कैप है, अगर मैं उससे मारूं या चौक से मारूं, क्या तू घबराएगी? नहीं घबराएगी। पर अगर मैं उसी वेट की, उसी मास की छोटी सी बुलेट ले लूं और मैं तेरी तरफ गोली चलाऊं तो क्या होगा? ऑब्वियसली। तो ऐसा क्या था गोली के पास जो मेरी बॉटल कैप के पास या चौक के पास नहीं था? अरे यार, अरे मोमेंटम वर्ड भी नहीं आएगा, इनर्शिया भी नहीं है, क्या की बातें कर रहे हो तुम? जब गोली चल रही है और जब चौक फेंक रहा हूँ, दोनों बातों में फ़र्क क्या है? वेट का फ़र्क है। चौक का और बुलेट का मैंने बोला साइज सेम है ऑलमोस्ट। सर चौक फेंकने में कम फोर्स लगता है सर, बुलेट में ज्यादा फोर्स। हार्डनेस सर, हार्डनेस। अरे फोर्स की बात ना करो, स्पीड की बात करो। हार्डनेस जब मैं इसकी सर तरफ उस चौक फेंक रहा हूँ तब मैं उसको इतनी स्पीड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। बट अगर उसी साइज़ की बुलेट अगर मैं जानवी की तरफ फायर करूँगा तो डेफिनेटली उसके आर पार जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट या मोमेंटम किन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है? स्पीड पे और मास पे। मतलब अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मेरी तरफ एक साइकिल चली आ रही हो तो मैं उसको फिर भी रोकने की हिम्मत कर सकता हूँ, पर अगर ट्रक आ रहा हो तो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। उसी केस में अगर मैं बोलता हूँ एक चौक और एक बुलेट जिनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, अगर मैं तुम्हारी तरफ थ्रो करूँ या फायर करूँ, थ्रो करने में उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में तुम जाने की इतने। पर हाँ, जब फायर करते हैं बुलेट तो कितनी स्पीड होती है उसकी? 100 to 150 मीटर्स पर सेकेंड। उसको अब कन्वर्ट कर लो तुम किलोमीटर पर आवर में, कितना हो गया हो, है ना? तो मोमेंटम किन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है?
मास पे, और यहाँ पे स्पीड वर्ड नहीं यूज़ करके हम वर्ड यूज़ करेंगे वेलोसिटी पे, डायरेक्शन पे भी। ठीक है, तो मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, मास पे और वेलोसिटी पे। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा कोई बॉडी मोमेंटम कैरी कर रही है, या जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा बॉडी मोमेंटम कैरी करेगी। समझ आई बात? पक्का? देखो लिखो अपने पास डेफिनेशन लिखो पहले तो मोमेंटम की। द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन is somewhat dependent upon mass and velocity of the body. एक तो वो मास पे डिपेंडेंट है और एक वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब कि अगर वो कोलिजन हो जाती है तो वो अपना मोशन जब आगे वाले को ट्रांसफ़र करेगी, मतलब अपना इम्पैक्ट ट्रांसफ़र करेगी, वो किन दो बातों पे डिपेंडेंट है, मास पे और वेलोसिटी पे। ठीक है, द टर्म इज नोन एज मोमेंटम, द टर्म इज नोन एज momentum, which can be considered as the impact a body carries while moving in a straight line। क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया सर। सबने लिख लिया बेटा? लिख रहे हैं अभी, जब जो रुक जाओ। यस सर। जब जो बेटा वीडियोस देख लियो याद से, वो मैंने अपलोड कर दी हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दो क्लासेस मिस हुई हैं तेरी, 1.5 घंटे की होंगी ओवरऑल, देख लेना प्लीज़। चलें आगे। रज लिख लिया था तूने? बोल दे अपने मुंह से, लिखा था नहीं लिखा? यस सर। ठीक है, आगे लिखो। मोमेंटम को हम बोलते हैं, मतलब मोमेंटम को हम कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट एन आएगा यहाँ पे, पहले ठीक लिखा था। मोमेंटम को हम कैलकुलेट करते हैं दो वे से, मास इनटू वेलोसिटी। मास पे भी डिपेंडेंट है और वो वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर p से, मास को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम v से। ठीक है, डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी है तो u से लिख देंगे mu, और अगर फाइनल वेलोसिटी है तो mv। ठीक है, तो p इज इक्वल टू mv फॉर्मूला बन जाता है मोमेंटम का। मोमेंटम इज p इज इक्वल टू mv। सर इसमें भी इक्वेशंस आएंगी? हाँ बेटा, फिज़िक्स में तो सारे तीनों चारों पांचों चैप्टर्स में रादर आपकी इक्वेशंस ही हैं, मतलब न्यूमेरिकल तो हर चैप्टर में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया p इज इक्वल टू mv। अब देखो इसका SI यूनिट कैसे डिराइव करेंगे हम। p इज इक्वल टू मास का क्या होता है रजे?
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? हाय राम, इतना सोच रहे हो? हाँ, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का बताओ, किसने हैंड रेज किया? बताओ वेलोसिटी का क्या होता है एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड। तो क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकंड। क्या बना इसका एसआई यूनिट? केजी मीटर पर सेकंड को आप एस इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर आ गया तो पावर -1 हो जाएगी उसकी। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हर बॉडी मोमेंटम पोजेस करेगी? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? एवरी बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। मैं ऐसे मजाक में बोल देता हूँ, मोमेंटम में वर्ड ही मूवमेंट आ रहा है। एक्चुअल में मूवमेंट की स्पेलिंग ये नहीं होते, मूवमेंट होता है वो। मोमेंटम मजाक में बोल देता हूँ कि मोमेंटम में वर्ड ही मूवमेंट आ रहा है। मूवमेंट का मतलब क्या? मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? जब कोई चीज़ चल रही है तो हर बॉडी के अंदर मोमेंटम नहीं होगा, हर मूविंग बॉडी के अंदर मोमेंटम होगा। वही मैं तभी तो एग्जांपल दिया कि जब ट्रक खड़ा है और मैं उसको, मतलब मेरे को उससे कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है उस मोशन में नहीं है, उसमें मोमेंटम नहीं होगा, उसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। जो मेरी और ट्रक की टक्कर हो भी गई तो मुझे कुछ पास ऑन नहीं है। अगर वो खड़ा है, वो वहाँ खड़ा है, मैं आ खड़ा हूँ। हाँ, अगर मैं उसकी तरफ स्पीड से जा रहा हूँ या वो मेरी तरफ स्पीड से आ रहे हैं और हमारी टक्कर होगी, फिर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा सामने, है ना? खून भी आएगा, हड्डियाँ भी दिखेंगी, सब होगा। तो मोमेंटम किसके पास होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट के पास। हर ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, यही तो पढ़ा ना हमने, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम ज़ीरो। तो मोमेंटम किसके पास है? एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस मोमेंटम। लिख लो ये बात अपने पास। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट possesses momentum। ठीक है, खड़ी हुई चीज़ के पास मोमेंटम नहीं है, चलती हुई चीज़ के पास मोमेंटम है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने कर लिए हैं दो चार, और थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल अगर जस्ट खड़ी है, मतलब रखी हुई है, या अगर मैं क्रिकेट बॉल तुमको ऐसे नॉर्मली रोल करके देता हूँ, तुम उसको पकड़ो, क्या तुम्हें चोट लगेगी? नहीं। क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी। वही क्रिकेट बॉल तुम्हारी पीठ है मेरी तरफ, और मैं ऐसे खिंचा के मारूँ तुम्हारे, तो क्या तुम्हें चोट लगेगी? क्यों? क्योंकि इस बार उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, वही बात उसने कार के लिए की हुई है कि अगर कार स्लो स्पीड से चल रही है और तुमसे उसकी टक्कर हो जाए तो क्या तुम्हें ज़्यादा चोट आएगी? नहीं। हाँ, डेफिनेटली वही कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल के आ रही है हमारी तरफ और हमारी टक्कर हो जाए उसके साथ, तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ लाइन क्या लिखी हुई है। इट इज़ अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स आर मच वर्स देन एक्सीडेंट्स एट लो स्पीड्स। This is because the momentum of vehicles running at high speeds is very high and causes a lot of damage to the vehicles and injuries to the passengers during the collision. स्पीड ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, बस ये बात इसमें यहाँ लिखी हुई है। क्लियर है बेटा सबको मोमेंटम का टॉपिक? कोई डाउट्स इसमें? अरिहंत, जपजोत और तनिष?
नहीं सर। चलो नहीं सर। आगे देखो। अगला न्यूटन का जो लॉ था वो मोमेंटम के ऊपर बेस था बेटा। लिखो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखो जरा स्टेटमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction and takes place in the direction in which the force acts। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ज़रा इसको नोट कर लो और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। हम ना मतलब मैं एज ए टीचर ट्राई करता हूँ, जब स्कूल में थे तब तो रट्टा मार लेते थे इन चीज़ों का, पर हमें ना ट्राई करना चाहिए कि डेफिनेशन ना रट के हम फार्मूला से डेफिनेशन बनाएं, या फिर वाइस वर्सा कि मुझे डेफिनेशन याद है और उससे मैं फार्मूला बना रहा हूँ। तो मैं यूजुअली ये करता हूँ, मैं डेफिनेशन याद कर लेता हूँ और उसकी हेल्प से फार्मूला की डेरिवेशन खुद करके देखता हूँ। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट इन सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी हेल्प से बेटा हम खुद ट्राई करते हैं फार्मूला डिराइव करने का, जैसे हमने एक्सेलरेशन में किया था, याद है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें क्या कह रहा है वो, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी बच्चे को प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बनाना आता है? कोई है यहाँ पे वीर बहादुर जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बना के दिखा दे? कैसे मुंह से, तुम तो मुंह जुबानी बता दो कैसे बनेगा प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। हाँ ठीक है, ये वाला तू बता वो बता। से हाँ बता कैसे बनेगा। सर ऐसे। हाँ ठीक है बाकी सब ने, ऑनलाइन वालों ने भी देख लिया होगा। इन्फिनिटी टाइप ऑफ सर। हाँ, इन्फिनिटी का ऐसे हम बोल लेते हैं आधा पर। आधा पार्ट, उसका थोड़ा सा पार्ट काट दो तो वो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है? ये स्टेटमेंट कह रही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल हुआ इसका, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर तुमने एक्सेलरेशन में मुझसे बात सुनी थी बार बार, रेट वर्ड हम फिज़िक्स में ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? कब हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में हम किससे डिवाइड करते थे? अरे परसेंट कहाँ से आ गए इसमें? टाइम से डिवाइड करते थे। तो फिज़िक्स में यूजुअली हम जब वर्ड रेट यूज़ कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कितने टाइम में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। रेट वर्ड का फिज़िक्स में ज़्यादातर एप्लीकेशन ये होता है कि हम रेट वर्ड का मतलब ये मान के चल देते हैं कि हम टाइम इंटरवल फिक्स कर देते हैं कि 1 सेकंड में कितना हो रहा है वो बता दो हमको, वो हमारे लिए रेट है। तो कह रहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट शब्द क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि आप उसको किससे डिवाइड कर दो? टाइम टेकन से।
किसको डिवाइड कर दो टाइम टेकन से? चेंज ऑफ मोमेंटम को। चेंज ऑफ मोमेंटम को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। ठीक है, अब इसमें भी एक कैच है जो कि हम फिर से बचपन में चलते हैं, 7th ग्रेड में सीखते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स टॉपिक जब इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले तो 6th में हो जाता है, बट 7th में हम उसकी और वर्ड प्रॉब्लम सीखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं चेंज, कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ बताइए। तो अगर मुझे चेंज निकालना है, चेंज के लिए क्या करेंगे हम? चेंज कैसे निकालते हैं? किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज हो रहा है वो कैसे पता चलता है? बहुत बेइज्जती करूँगा मैं तुम्हारी इस बात पे सर अगर जितना नहीं पहले आया था, तुमको ये। सर हाँ, जितना पहले था और उसके बाद जितना हो गया बाद में उसको माइनस करके लिखोगे। शाबाश, वेरी गुड। इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। जितना आखिर में हो गया और जितने से हमने शुरुआत करी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या पता चल जाएगा? कितना चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास पहले 15 थे, बाद में 30 हो गए, तो कितना हुआ डिफरेंस दोनों का? 15। 30 माइनस 15 कर दिया तुमने। तो मेरे को चेंज इन मोमेंटम बताना है। चेंज इन मोमेंटम कैसे पता चलेगा? कि जब मैं फाइनल मोमेंटम को और इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है बेटे, अब ये हम ऑलरेडी 8th में बात पढ़ के आए थे, पर मुझे नहीं पता तुमको कितनी ध्यान है कितनी नहीं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है, किसका सिंबल, किसका साइन आता है? इफ आई रिमूव द sign of proportionality, I'll put another sign over here along with some other thing. What is that thing and what is that sign? था 8th क्लास में चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, वहाँ पढ़ा दो। सर इक्वल्स टू का साइन आता है, ठीक है। इक्वल्स टू के साइन के साथ यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी पड़ती है मुझे, क्या होती है वो चीज़? वेरी गुड। कांस्टेंट किससे लिखते हैं हम? के से। तो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है? पहले प्रोपोर्शनैलिटी थी, अब क्या लिख दिया हमने? फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम? कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? के टाइम्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। ठीक है, कर लिया नोट यहाँ तक? गुड न्यूज़ ये है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ कांस्टेंट की आई थी 1। मतलब कांस्टेंट की वैल्यूज़ यूजुअली एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, और इस केस में इसकी वैल्यू आती है 1। तो मतलब इसका इक्वेशन में हो ना हो बात एक ही है। तो मैं अपने इसी फॉर्मूला को क्या लिख सकता हूँ? एफ इज इक्वल टू, अब आ जाओ ज़रा फाइनल मोमेंटम पे। हाउ विल यू राइट फाइनल मोमेंटम? अभी सिखाया मैंने पीछे वाली स्लाइड में। क्या होता है मोमेंटम? इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। तो जब फाइनल मोमेंटम, फाइनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी भी फाइनल होगी। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? v से। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा आपका mu। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? k तो 1 था एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv
इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mu, और दोनों को हमने डिवाइड कर दिया टाइम t से। कोई शक इस बात में? पक्का क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है? m कॉमन आ सकता है। f इज इक्वल टू m कॉमन v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। ठीक है बेटा, एक तो ये फॉर्मूला है जो आप यूज़ करोगे, एक तो ये फॉर्मूला है जिसको मैं स्टार कर रहा हूँ, जो आपने यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इसी के बेसिस पे क्या बनता है, ये v माइनस यू ओवर टी कहीं जाना पहचाना लग रहा है? क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन सकता है? f इज इक्वल टू एम ए, बिकॉज v माइनस यू ओवर टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया f इज इक्वल टू एम ए। एक मतलब फिर से थोड़ा है तो लेम जोक है, बट बच्चों को याद करवाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि हमारे लिए माँ बाप बराबर हैं। ऐसा तो नहीं है किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं किसी को कम, तो ऐसे फादर इज इक्वल टू माँ, ऐसे याद कर लो। f इज इक्वल टू एम ए। लड़की होती थी एक वैष्णवी अग्रवाल, वो कहती सर फॉर्मूला नहीं याद होते, मैं क्या ऐसे याद कर लें। फादर इज इक्वल टू माँ। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख लोगे तो बता देना बेटा फिर, है ना। हो गया है तो बताओ, लिख लिया? चलो, इस रिजल्ट के बेसिस पे ना कुछ एक बातें लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं, हटा दूँ बेटा अगर तुमने भी लिख लिया तो? यस सर। ओके, ये जो f इज इक्वल टू एम ए वाला रिजल्ट है ना, इसके बेसिस पे एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आ सकती है। वो ये है कि मैं उसी फॉर्मूला को ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, f बाई एम इज इक्वल टू ए। ठीक है, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, इसका मास है 10 kg और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 5 kg। ठीक है, ध्यान देना ज़रा, पहले हम न्यूमेरिकल से करेंगे फिर उसको मैथमेटिकली समझेंगे। अगर मैं इन दोनों पे फोर्स लगाता, लेट्स से इस पे भी एक फोर्स लगे, इस पे भी एक फोर्स लगे, दोनों पे फोर्स लगाई सेम, मतलब लेट्स से 10 न्यूटन की फोर्स है, इस पे भी 10 न्यूटन है, इस पे भी 10 न्यूटन है। आपने बताना है किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए? इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो। a1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? फोर्स अपॉन मास, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कितना आ गया? 10 अपॉन 10, दैट इज 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? a2 10 अपॉन 5, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना कुछ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ से क्या बात समझ सकते हैं, अगर फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस हैं, दोनों सेम है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, उल्टा चलते हैं, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होगी है? मास पे, हाँ या ना?
अगर मैं मान लूँ फोर्स दोनों के लिए सेम थी तो मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ मास पे। और अगर एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट है इन्वर्सली, इन्वर्सली हुई ना, क्योंकि मास डिनोमिनेटर में तो इन्वर्सली हुई, तो जिस बॉडी का ज़्यादा मास होगा उसकी एक्सेलरेशन बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगी सेम फोर्स के लिए। समझो ध्यान से बात, जिस बॉडी का ज़्यादा मास होगा उसकी कंपैरेटिवली कम एक्सेलरेशन होगी सेम फोर्स के लिए। ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ से उठा के डंबल फेंक रहा हूँ 1 किलो का, ठीक है, और इसी हाथ से डंबल उठा के फेंक रहा हूँ 20 किलो का, तो जिसका मास कम है क्या मैं उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन से नहीं फेंक सकता? और जिसका मास ज़्यादा उसको फेंकने के लिए तो बहुत जान लगानी, बहुत एफर्ट लगाना है, पर फिर भी उसको मैं वो सेम एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। बात समझ पा रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा सेम फोर्स के लिए उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, खड़ी खड़ी साइकिल है या चलो बाइक भी है, मैंने बाइक को धक्का दिया तो बाइक ज़्यादा स्पीड में, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, ज़्यादा जल्दी जल्दी उसकी स्पीड बढ़ेगी। उसी जगह अगर मैं अकेला इंसान किसी गाड़ी को धक्का देना चाह रहा हूँ, क्या मैं उसको उतना एक्सेलरेट कर पाऊँगा? हो सकता है हिला ही ना पाऊँ अपनी जगह से। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये ग्रेविटी वाले चैप्टर में रिपीट होगा कंसेप्ट, ध्यान से समझ लो। अगर फोर्सेस सेम हैं तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ और सिर्फ मास पे। जो बॉडी हल्की है वो ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट करेगी, जो बॉडी भारी है वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगी या स्लो एक्सेलरेट करेगी। समझ आया कंपैरिजन? पक्का? लिखो इसके बेसिस पे ऐसे लिखो, ये बनाओ सारी चीज़, और इसके बाद लिखना देयरफॉर फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स a lighter body accelerates faster as compared to a heavier body. तो तुमने फिर कैमरे बंद कर लिए अपने? अरिहंत, जबजोत और तनिष बेटे कैमरे ऑन करके बैठो। तनिष का तो चलो मैं समझ सकता हूँ, अरिहंत और जबजोत तुम तो ऑन करो। नोट कर लिया तो बता देना, ठीक है? कर लिया सर। एक चीज़ डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? हो गया सर। इसी पॉइंट पे बता देता हूँ मैं तुमको, क्योंकि तुम्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बात तुमको पता होगा। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ था वैसे न्यूटन का, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे चीज़ डिस्कस करनी ज़रूरी है। तो न्यूटन ने बात बोली एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब जिस फोर्स से, ऐसे मजाक वाली कहानी नहीं है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके सिर पे सेब गिरा, तो बच्चे बोलते हैं कि सेब क्यों गिरा, पेड़ ही गिर जाता। तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि सेब जो था वो अर्थ की तरफ आ रहा था,
बट उसी तरफ हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है। वो कहती है कि अच्छा इसका दूसरी चीज़ से, ठीक है, थर्ड लॉ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स से लेना देना है। वो कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स के साथ, लेट्स से मैं और केशव दूसरे केशव की बात कर रहे हैं, तो केशव मुझे और मैं केशव को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमेशा विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम दोनों को बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे की तरफ खींचे चले आना है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता क्योंकि हम बाकी चीज़ों से भी अट्रैक्ट होते हैं। इस वक्त हम ज़्यादातर अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम अर्थ की तरफ चिपके हुए खड़े हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये यूनिवर्सल लॉ है कि दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, सॉरी लॉ कह रहा हूँ, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब सेब अर्थ की तरफ गिर रहा होता है तो अर्थ भी सेब की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए, एज पर माई ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बट ऐसा हमें नज़र नहीं आता। यही होता है ना, अगर मैं कोई चीज़ ड्रॉप करता हूँ तो वो ड्रॉप होके चीज़ अर्थ की तरफ जाती है, वो चीज़ अर्थ उस चीज़ की तरफ नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, वो हम ये बोर्ड पे जो मास बना हुआ है उसके हिसाब से समझ सकते हैं। हाँ बता, जब जोत कुछ बोल रहा था तो बेटा। सर मास के कारण। क्योंकि मास के कारण। अब यार तुम सेब को पूरी धरती के मास से कंपेयर करो, सेब का मास ग्राम में भी नहीं है। धरती का मास जो है आई थिंक 24 10 to the power 24 किलोग्राम लग रहा है उस पर। मतलब कितना बड़ा साइज अर्थ का और कितना सा सेब। तो जब मैं मास बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बहुत 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 ज़्यादा कम। इसलिए मुझे कभी भी सेब धरती की तरफ, सॉरी धरती सेब की तरफ जाती हुई नहीं दिखती, सेब धरती की तरफ आता हुआ दिखता है, क्योंकि उसकी ओवरऑल एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अर्थ भी मूव करती है बट नेग्लिजिबल मूव करती है, वो इतने माइक्रो में होगा, माइक्रो भी कह रहा हूँ, मतलब 10 to the power कितना ही कम होगा कि हमें उसकी मूवमेंट ही नहीं नज़र आएगी, ठीक है। समझ आई बात। ये जब हम ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ दोबारा बताऊँगा बात, बट वो निकला सारा निचोड़ यहाँ से। ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है वो सिर्फ सेब को अट्रैक्ट कर रही है, सेब भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हमें मूवमेंट किसकी नज़र आती है, सेब की। क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत 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 कम है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। चलो ये हो गई है बेटा डेफिनेशन, इसका लिख लो फटाफट। 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, खुद सोचो पहले तो। हाउ विल यू डिफाइन 1 न्यूटन, हाउ विल यू डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। कैसे डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन की फोर्स को, फॉर्मूला से बनाओ बेटा, ऐसे क्यों शक्लें देख रहे हो मेरी। अभी तो समझाया मैंने, रट्टा नहीं मारना हमने किसी चीज़ का, हमने फार्मूला से चीज़ें बनानी है अपने आप। क्या होता है फार्मूला फोर्स का, फादर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमने फार्मूला सीख लिया। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट था, सबसे पहले दिन बताया था, फोर्स का। 1 न्यूटन 1 चाहिए, 1 के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ 1 1 हो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 1 आएगा, आया ना। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में मास भी
1 कर दी और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कर दी। तो अब यहाँ से अब तो बना लोगे डेफिनेशन। इतने बड़े बड़े स्कूलों में जाते हो तुम, अंग्रेज़ी पढ़ते हो, वहाँ पे बनाओ डेफिनेशन। हाँ भाई जब जो बना चल डेफिनेशन, क्या बनेगी? छेती मेरे जो ऑनलाइन कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखता होगा ना, वो बेचारा बच्चा हंसेगा, ये बोलते ही नहीं है कुछ भी। हाँ रिहंत, क्या बनेगी रजे डेफिनेशन इंग्लिश में? बॉक्स बना दूं, उससे समझ आ जाएगा? आप समझ आया? नहीं? सर हाँ इसलिए कि 1 kg on 1 kg box 1 Newton force is applied and 1 meter per second बिल्कुल ठीक है, acceleration. परफेक्ट, यही है आंसर इसका। हमने एक 1 kg मास पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन आई? 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी डेफिनेशन है। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स कैन बी defined as force when applied on mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meters per second square in the object. डन? अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है इसका मतलब क्या बेटा? तो रिटार्डेशन है। मतलब अगर मैं बोल देता हूँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लिख लिया और अजय तो बता, लिख लिया? मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था तो उस पर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो इस तरफ एक्ट कर रही है, मतलब फोर्स जो है वो उसकी मूवमेंट के ऑपोजिट है, तो मैं उसको नेगेटिव मान सकता हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव एफ हो जाएगा। लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं वैसे समझ आ गई है बात। अगर फोर्स ऑपोजिट एक्ट करते तो मैं उसी फोर्स को नेगेटिव मान के चलूँगा। ठीक है, अब तुम्हारा काम है, 5 मिनट देता हूँ मैं तुमको, 357 हुए हैं, तुमने 4-5 तक बताना है। ठीक है, डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली। लग जाओ काम। न्यूटन के दूसरे लॉ से न्यूटन का पहला लॉ निकालना है मैथमेटिकली। ठीक है, जबजोत सिंह आप ध्यान से सुन लो, आपके बूस्टर का क्वेश्चन है, बूस्टर में भी दे रखा है, तो बाद में जब करेगा यहीं से कॉपी कर लियो, तो अच्छे से कर समझियो इसको। करो बेटा ट्राई।
अभी 4 बजे हैं, 4-5 पे हम बात करेंगे। सर हाँ जी बेटा। सर मेरी मैथ्स की ट्यूशन है सर, मैं आपसे पूछ चाहता हूँ, मैम ने 5 को 6 टाइम चेंज करा। दोबारा बोल, क्या किया मैम ने? मैम को बोला था कि 5 को 6 टाइम कर देंगे, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं चेंज करा, 4 को 5 ही है। अच्छा, तो क्यों सर? 5, अच्छा 4 to 5 ही रहेगा। चल कोई बात नहीं, जो लेक्चर मिस होगा वो ऑनलाइन देख लियो, रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ मैं। ओके सर। ये देख लियो इसके बाद का। करो बेटा करो, 5 मिनट दिए तुमको सोचने के। जो ऑनलाइन देख रहा है 5 मिनट स्किप कर सकता है। हम 5 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे बोर्ड के ऊपर। बड़ा आसान है बेटा, डेफिनेशन समझो। फर्स्ट लॉ में क्या डेफिनेशन थी, सेकंड लॉ में क्या डेफिनेशन थी, अप्लाई कर दो मैथमेटिकली। तनिष गुजर, कर रहा है तू कुछ? यस सर। लिख रहा है तू? यस सर, लिख रहा हूँ। आया क्यों नहीं 2 क्लासों में? कहाँ चलांगे? नानी के घर अपने? तीन मिनट और रह गए हैं। चलो 2 मिनट निकल गया तो हिंट दे देता हूँ। हाँ भाई, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? क्या बोलती पब्लिक? क्या है फर्स्ट लॉ? तो कल आया था? क्या था फर्स्ट लॉ? इनर्शिया तो था। डेफिनेशन क्या थी, स्टेटमेंट क्या थी उसकी? पढ़ लो नोट्स में से, क्या स्टेटमेंट थी? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइड। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, until and unless an unbalanced force is applied। अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? ज़ीरो होती है, नॉन ज़ीरो होती है ना। मतलब ज़ीरो ना होके कुछ भी हो सकती है फोर्स, राइट? तो अगर मैं बोलता हूँ मेरी बॉडी के ऊपर फोर्स ज़ीरो एक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया, मतलब बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। मैं बोलता हूँ अगर फोर्स ज़ीरो है, फॉर्मूला क्या था सेकंड वाले लॉ में? बोलो बोलो, एम में था ना, उसके अलावा और दूसरा फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू, वेरी गुड, एम वी माइनस यू ओवर टी। मैंने फोर्स क्या कर दी? मैंने क्या मान लिया कि फोर्स ज़ीरो है। अगर फोर्स ज़ीरो है तो क्या होगा? देखो फॉर्मूला में पुट करो।
अगर फोर्स ज़ीरो है फॉर्मूला में, क्या चेंजेस आएंगे फिर? एक्सेलरेशन की मैं तो फार्मूला ही दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन वाला तो यूज़ ही नहीं कर रहा ना। मुझे सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ पे जाना है मैथमेटिकली। तो मैंने क्या बोला, हो गया, टाइम भी हो गया। हाँ जी, सेम स्टेट पे रहेगी, वो मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है ना कि उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तभी यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो फाइनल भी ज़ीरो हो जाएगी। तो मुझे ये प्रूव करना है कि v और u बराबर है। कब बराबर है? जब फोर्स ज़ीरो है। तो फॉर्मूला में पुट करो, निकल जाएगा आंसर। लिखना तो शुरू करो ना एटलीस्ट। क्या बना यहाँ से? इफ द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स और नेट फोर्स इज ज़ीरो, अगर नेट हो फोर्स गया ही ज़ीरो न्यूटन हो जाती है तो F की वैल्यू ज़ीरो होगी। और F का फॉर्मूला क्या होता है? m v माइनस यू ओवर टी। ठीक है, हमने हो गया इसको सर। ज़ीरो कर दिया। हो गया बेटा, गुड। हमने इसको ज़ीरो कर दिया, m v माइनस यू ओवर टी। अब देखो ये t इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये m इधर आके डिवाइड हो गया। 0 इंटू टी डिवाइडेड बाई m किसके बराबर है? v माइनस यू के। 0 इंटू टी भी ज़ीरो, 0 बाई m भी ज़ीरो। आया ना, बचा गया 0 इज इक्वल टू वी माइनस यू। यह माइनस यू इधर आके क्या हो जाएगा? तो मुझे क्या मिल गया? u इज इक्वल टू वी। तो ये लाइन क्या बता रही है हमको कि अगर फोर्स, नेट फोर्स ज़ीरो थी तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, या फिर अगर u ज़ीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, v भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रखी रहेगी until and unless you apply a नॉन ज़ीरो फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट। समझ आई बात? लिखो यहाँ पे, therefore if a pair of balanced force act on this body, it will maintain its state of rest or state of motion, state of uniform motion along the straight line. ठीक है, क्लियर है बेटा? ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, हमने निकाल दिया यूजिंग सेकेंड लॉ। तो इसकी ना बेटे बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे पहली एप्लीकेशन ये है कि कैच लेते वक्त जो क्रिकेटर होता है, जो फील्डर होता है, वो अपने हाथ
पीछे की तरफ करता है, ऐसा क्यों? फॉर्मूला से ही समझो, ऐसा क्यों? कैच लेते वक्त उसको हाथ पीछे करने चाहिए। हाँ वो तो हमको भी पता है, इम्पैक्ट कम पड़ता है, चोट नहीं लगती, पर क्यों ऐसा होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या सीखा हमने? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, या टाइम टेकन लिख लो, चलो। ठीक है, तो जो मोमेंटम चेंज हो रहे हैं तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका, ज़ीरो, रोकनी है। और इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो जब हिट हो रही है, जब वो कैच ले रहा है, तो कुछ ना कुछ वो इनिशियल मोमेंटम कैरी करेगी। तो चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहेगा, फोर्स लगा के रोकना ही रोकना है। पर वो फोर्स किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी फिर? अगर ये चीज़ कांस्टेंट रह रही है कि मेरे को रोकनी ही है बॉल, तो ये फोर्स किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ टाइम पे। और कैसे डिपेंडेंट हो रही है उस पर? अगर चेंज इन मोमेंटम में कांस्टेंट मानूँ तो फोर्स किस पे डिपेंडेंट हो रही है? सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर। कैसे? इन्वर्सली। तो जब वो कैच ले रहा होता है वो अपने हाथ पीछे करके क्या बढ़ा देता है? वो जब ऐसे कैच ले रहा है तो वो पीछे करते करते अपना टाइम बढ़ा रहा है, कैच का टाइम बढ़ा रहा है। और अगर कैच का टाइम बढ़ गया तो उससे क्या हुआ? अगर टाइम बढ़ गया तो उससे क्या हुआ? फोर्स कम हो गई। अब मैंने वो जो एक कार को धक्का मारने वाला एग्जांपल दिया था, अगर मुझे खड़े खड़े कार को धक्का मारना है तो क्या मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और वही मैं कार के कांटेक्ट में हूँ, मैंने उसको टच कर रखा है और मैं उस पर ग्रेजुअली फोर्स लगाता जा रहा हूँ, तो मेरे को कम जान लगानी पड़ेगी, उसमें मूवमेंट हो जाए जिससे। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब वो कैच ले रहा है तो वो क्या कर रहा है? टाइम बढ़ा रहे हैं। और अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली फोर्स क्या हो रही है? समझ आई बात? लिखो चलो इसके बारे में। ये अगेन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सप्लेन वाई करके। लिखो, while catching a ball, फर्स्ट एप्लीकेशन है, हेडिंग डाल देना एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ, अच्छा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखना था वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, a player needs to reduce the final linear momentum to 0। यही करना है उसको, फाइनल मोमेंटम को क्या करना है? 0 करना है। टू डू सो 0, रादर इसके साथ ना जैसे लिखा करो, 0 kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा सिर्फ सेकेंड आएगा। टू डू सो he pulls his hands backwards so as to increase the time of catch।
कैच मतलब वही जब मेरा लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि उसने टाइम बढ़ा दिया, जितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा था, तो अल्टीमेटली फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। As the time is increased, force acting on the hands is greatly reduced. Okay, force reduce हो गई and the player doesn't get hurt, and the player does not get hurt, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। चलो एक और लिख लेते हैं, वो सेम ही है, मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट वर्डिंग्स थोड़ी सी अलग हैं। जब कोई एथलीट जंप ले, लॉन्ग जंप पता है तुम्हें क्या होती है? दो तरीके की जंप्स होती हैं, एक होती है हाई जंप, एक होती है लॉन्ग जंप। हाई जंप में क्या होता है? हाँ, डंडे से पीछे से भाग के आते हैं और एक उन्होंने पोल लगाया हुआ होता है, उस पोल के ऊपर से कूदते हैं, उसको हाई जंप बोल देते हैं। लॉन्ग जंप क्या होता है? पीछे से भाग के आते हैं और एक मतलब उन्होंने मार्किंग कर रखी होती है, उस मार्किंग के बाद हवा में छलांग लगा देते हैं और जितनी दूर तक जो व्यक्ति जाता है वो विनर हो जाता है उसका, उसको लॉन्ग जंप बोलते हैं। और जो पोल की हेल्प से लगाते हैं किसी डंडे के ऊपर से, उसको हाई जंप बोल देते हैं। तो जब पोल की हेल्प से भी हो रही होती है या फिर जो लॉन्ग जंप भी हो रही होती है, वो होती है या तो गद्दे के ऊपर, कुशन के ऊपर, या फिर सैंड के ऊपर, है ना। सीमेंट पे तो नहीं करते ये सब? क्यों नहीं करते सीमेंट पे? ऐसा क्या होता है सैंड में या फिर कुशन में कि हमें वहाँ पे लैंड करने पे चोट नहीं लगती? क्यों होता है ऐसा? सोचो, सेम सेम एप्लीकेशन। जब मैं गद्दे के ऊपर गिरूंगा तो क्या गद्दा एकदम से रुक जाएगा? गद्दा धीरे धीरे कंप्रेस होगा। हमारा जो मोमेंटम, अल्टीमेटली तो हमने रुक ही जाना है गद्दे पे गिर के, तो हमारा मोमेंटम क्या हो रहा है? फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा है? ज़ीरो। लेकिन वो फाइनल मोमेंटम ज़ीरो होने के लिए कुशन के ऊपर या सैंड के ऊपर टाइम लगता है, और अगर वो लैंडिंग का टाइम बढ़ा दें तो जो फोर्स मुझे, ऑपोजिंग फोर्स जो मुझे मिलेगी वो क्या हो जाएगी? कम। इसलिए मुझे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे गद्दा कंप्रेस होगा। जैसे मैं उसके ऊपर गिरूंगा मेरा मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे ज़ीरो होगा, क्योंकि टाइम लग रहा है, इसलिए फोर्स कम हो गई, ठीक है। वहीं सीमेंट के ऊपर क्या होगा? वहाँ पे हार्ड होता है तो कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा, मतलब एकदम से मोमेंटम ज़ीरो हो गया। अगर एकदम से मोमेंटम ज़ीरो हो रहा है इसका मतलब फोर्स ज़्यादा है, हो सकता है फिर बहुत चोट आए मेरे को, ठीक है। लिखो चलो इसके बारे में भी। इन हाई जंप और इन लॉन्ग जंप, सेकेंड एप्लीकेशन है इन हाई जंप और इन लॉन्ग जंप, the landing is made up of either cushion or sand. By doing so
the time in which final momentum becomes zero is increased, and as a result the force exerted is greatly reduced. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब तक तुमने जो पढ़ा है वो सारा थियोरेटिकल था, बीच में एक फार्मूला की डेरिवेशन करी है, बट इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो नहीं पूछूंगा मैं। हो सकता है फार्मूला की डेरिवेशन पूछ लूँ कल, ठीक है? तो डेरिवेशन भी अच्छे से कर लेना एक बार, स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ के आना, रीजनिंग अच्छे से करके आना, जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ऊपर जो है, ठीक है? एक सवाल ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दे रखा है, वो नहीं दूंगा मैं, बट डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं बस में, तो हम बस के साथ ऊपर अपना सामान, मतलब छत पे जो सामान रखा हुआ है, हमें उसको बांध देना चाहिए। ऐसा क्यों? सामान क्यों बांधना चाहिए हमें बस के साथ ट्रैवल करते हुए? कल ही पढ़ा हमने। क्योंकि अगर बस झटके से स्टार्ट होगी तो सामान कहाँ जाएगा? आगे को जाएगा या पीछू को जाएगा? पीछे जाएगा। जब बस एकदम से स्टार्ट होगी तो सामान पीछे जा सकता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओए रेस्ट। अगर बस एकदम से रुकी तो सामान आगे जा सकता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब बस टर्न ले रही है, शार्प टर्न्स ले रही है, तो सामान किधर जाएगा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स क्यों जाएगा सामान? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इन तीनों कारणों की वजह से मुझे अपने सामान को बांध के रखना चाहिए, ताकि मेरा सामान गिरे ना, बस से ना गिरे मतलब, ठीक है? चलो रिवाइज कर लो, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अरिहन तूने डिस्कनेक्ट करना है, कर ले बेटा, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लिया।